नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 58 को डिस्कस किया था, जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। आज हम आर्टिकल 55 का अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, उसका इसमें आर्टिकल 55 में उल्लेख किया गया है। आज हम उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 जो बना हुआ है उसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो सामान्यतः हमको आम किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है वो सब जानकारी। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है और इस निर्वाचन आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। आगे बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी के रूप में लोकसभा के और राज्यसभा के महासचिव जो होते हैं वो बारी बारी से कार्य करते हैं। अर्थात फिर से देखना एक बार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव अधिकारी के रूप में लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से कार्य करते हैं। अर्थात जैसे 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अगर इस चुनाव में लोकसभा के महासचिव ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य किया है, तो 2022 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें राज्यसभा के जो महासचिव होंगे वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ पर हमको इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा के महासचिव। आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनावों में कहीं पर भी ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है? इस पद्धति के अनुसार जो भी उम्मीदवार होता है उसको चुनाव जीतने के लिए एक तय कोटे के अनुसार वोट प्राप्त करना होता है, जबकि जो आम चुनाव होते हैं जहाँ पर ईवीएम का प्रयोग होता है वहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए किसी कोटे के अनुसार, तय कोटे के अनुसार वोट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। आम चुनाव में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लेकर आता है वो विजयी रहता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में एक कोटा तय किया जाता है, उसके अनुसार ही उम्मीदवार को विजय होने के लिए वोट प्राप्त करना होता है। आगे, राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रयोग भी नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है मित्रों, क्योंकि नोटा का प्रयोग वहीं होता है जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये, राष्ट्रपति के चुनाव में विहिप जारी नहीं किया जाता है। विहिप क्या होता है दोस्तों? विहिप एक पार्टी का आदेश होता है, जिसके आदेश के अनुसार उसके सदस्यों को कार्य करना होता है। जैसे संसद में या फिर राज्य विधानसभा में कोई पार्टी धन विधेयक लेकर आई है, तो जब धन विधेयक के ऊपर मतदान होता है उस समय पर पार्टी अपने सभी सदस्यों को आदेश जारी करती है कि वो धन विधेयक के समर्थन में वोट करें। और यदि कोई व्यक्ति धन विधेयक के समर्थन में, जो पार्टी का सदस्य है उसके समर्थन में वोट नहीं करता है, तो पार्टी उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। इस कारण से सभी पार्टी के सदस्यों को पार्टी के आदेश का, पार्टी के द्वारा जो विहिप जारी किया गया है उसका पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का कोई विहिप जारी नहीं किया जाता है किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा। दूसरा,
राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचक होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी भी उम्मीदवार को अपनी किस इच्छा के अनुसार कोई सी भी वरीयता देते हुए उसको वोट कर सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दल बदल कानून लागू नहीं होगा। आगे बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक को एक ही मतपत्र मिलता है। एक ही मतपत्र मिलता है मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतपत्र होते हैं वो एक बार ही मिलेगा। आप चाहे से उसको ख़राब करो, आप चाहे से ढंग से उसका उपयोग मिलो। अगर आपने ख़राब कर दिया है, ख़राब कैसे होता है ये हम आर्टिकल 55 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये समझ सकते हैं हम लोग कि आपको जो मतपत्र मिलेगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा। अगर ख़राब हो गया है तो आपको दोबारा मतपत्र नहीं मिलेगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी चुनाव चिन्ह का प्रयोग भी नहीं किया जाता है मित्रों। जो आम चुनाव होते हैं हमारे लोकसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, उसके अंदर चुनाव चिन्ह होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। उसमें सिर्फ उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं, साइड में इधर कॉलम बने हुए होते हैं, उसके अंदर सभी निर्वाचकों को अपना मत देना होता है। और राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 4 आवेदन पत्र भर सकता है। अधिकतम 4 आवेदन पत्र भर सकता है। 4 आवेदन पत्र भरने का अधिकार उसको इसलिए दिया गया है, जैसे एक फॉर्म भरा, एक फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई तो उसका वो फॉर्म खारिज हो सकता है। उसका वो फॉर्म खारिज ना हो, उसकी उम्मीदवारी खारिज ना हो, उसकी उम्मीदवारी बची रहे, इस कारण से वो दूसरे फॉर्म में अपनी उस त्रुटि को सुधारते हुए दूसरा आवेदन लगा सकता है, जिससे कि उसकी उम्मीदवारी बची रहे। इस प्रकार से एक उम्मीदवार अधिकतम 4 आवेदन पत्र भर सकता है। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो उम्मीदवार होता है, आपको पता है हमने डिस्कस किया था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होते हैं। ये आपको यहाँ पर चारों फॉर्मों में अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो यहाँ पर 100 ही चल जाएंगे। जो आपने पहले फॉर्म में 100 प्रस्तावकों 100 अनुमोदकों की जो लिस्ट दी है वही लिस्ट इन चारों फॉर्म के साथ में चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी वो। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 55 को। आर्टिकल 55 इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों हम पहले एक सांसद का, एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। विधायक और सांसद का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम पहले एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे। विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है मित्रों? उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की
संख्या, और भाग हम यहाँ पर 1000 करते हैं। उस राज्य की जनसंख्या मतलब जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य हम निकाल रहे हैं उस राज्य की जनसंख्या होगी बटे उसी राज्य की जनसंख्या उसी राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या होगी। जैसे हम राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालना चाहे तो हम यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या रखेंगे। अब यहाँ पर जनसंख्या हम कब की रखें, जनसंख्या 2011 की रखें या फिर किसी और वर्ष की। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जनसंख्या का जो आधार लिया जाता है ये आधार 1971 की जो जनगणना है उसका लिया जाता है। 1971 की जनगणना का आधार लिया जाता है, मतलब 1971 में जो हमारी जनगणना थी उस जनगणना को, उस जनसंख्या को हम यहाँ रखेंगे और ये अपनी विधानसभा सदस्यों की संख्या होगी। 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य राजस्थान के विधायक के मत मूल्य के समान है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसकी विधायक का मत मूल्य भी 129 है, जिसके राज्य के विधायक का मत मूल्य भी 129 है। यहाँ पर मैं 1971 की जनगणना के बारे में थोड़ा और डिस्कस करना चाहूँगा। इस 1971 की जनगणना को हमने शुरुआत में सन 2000 तक के लिए लागू किया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हम जो ये आधार लेते हैं इसको 2000 तक के लिए लागू किया था। ये सन 2000 तक लागू रहेगा, ऐसा हमने आर्टिकल 55 में संशोधन किया था। लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल 55 में फिर से एक संशोधन किया गया, वो था 84वां संविधान संशोधन 2000, 84वां संविधान संशोधन 2000। और इस 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये 1971 का आधार वर्ष है इसको बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। 2026 तक कर दिया गया, मतलब 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव में हम 1971 की जनगणना का ही आधार लेंगे। 2026 में क्या होगा समय बताएगा, संविधान में इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। अगर आप 1971 की जनगणना का आधार बनाए रखना चाहते हो तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े रखना चाहते हो तो भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक विधायक का मत मूल्य राजस्थान की बात करें 129 आता है। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जिसके विधायक का मत मूल्य भी 129 ही है। इसके बाद में हम निकालते हैं एक सांसद का मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य, इसका फॉर्मूला है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यहाँ पर
जितने भी हमारे राज्य हैं, 29 राज्य, 28 राज्य, उनके जो विधायक है उन विधायकों का हम कुल मत मूल्य रखते हैं। और यहाँ पर हम सांसद जो होते हैं उनकी कुल संख्या रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुल सांसदों की संख्या है 776, वो रखी जाती है। और वर्तमान में एक सांसद का मत मूल्य है 708। दोस्तों यहाँ पर आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, सभी सांसदों का मत मूल्य समान होगा। सभी सांसदों का मत मूल्य समान होगा, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो। लेकिन दोस्तों आपको पता है सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। इसका कारण क्या है? पहला कारण जो आप सब लोग जानते हो कि सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। लेकिन मित्रों इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि सभी राज्यों की विधानसभा सदस्य संख्या भी अलग अलग है। सभी राज्यों की विधानसभा सदस्य संख्या भी अलग अलग है। इस कारण से राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आता है। आमतौर पर हमको किताब में सिर्फ ये लिखा हुआ मिलता है कि सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, इसीलिए सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग होता है। लेकिन एक मुख्य कारण ये भी है कि विधानसभा सदस्य संख्या भी तो अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पर 200 है, तो कहीं पर यूपी की बात करें तो वहाँ पर 408 है। तो अलग अलग आना ही है हर विधायक का मत मूल्य। तो ये मुख्य कारण है दोनों। अगर ये एग्ज़ाम में हमको ये ना मिले और ये मिल गया तो इसलिए हमको दोनों को ध्यान में रखना है। जनसंख्या अलग अलग है, ठीक है, विधानसभा सदस्य संख्या भी अलग अलग है। इन दोनों कारणों की वजह से सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग आता है। यहाँ पर आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सांसदों का मत मूल्य है 708, विधायकों का मत मूल्य राजस्थान की बात करें तो 129 है, ये ध्यान में रखना है। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य का भी 129 ही है, ये भी ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से ये सब बात आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, राष्ट्रपति के टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा खुद का मानना यह है कि फैक्ट तथ्य रटने की बजाय हमको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से फैक्ट को याद रख सकते हो, नहीं तो आप रट्टा मारते रहो, भूल जाओगे। लेकिन अगर हमने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो जो फैक्ट है वो अपने आप हमको समझ में आएंगे और याद भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों आर्टिकल 55 क्लोज 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा यह चुनाव गुप्त होगा। ठीक है दोस्तों,
ये बात आर्टिकल 55 क्लोज 3 में लिखी हुई है ऐसे कैसे। पहले ऐसा ही आएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा यह चुनाव क्या होगा, गुप्त होगा, ओपन नहीं होगा। सभी चुनाव गुप्त होते हैं, लेकिन एक ऐसा चुनाव भी है जो ओपन होता है। वो कौन सा चुनाव होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा चुनाव होता है जो खुला भी होता है। यहाँ पर हमको समझना है मुख्य रूप से ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, दूसरा एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें उम्मीदवार को विजयी होने के लिए निश्चित वोट प्राप्त करना होता है, वोट प्राप्त करना होता है तय कोटे के अनुसार, तय कोटे के अनुसार। ये कोटा हम कैसे तय करते हैं मित्रों, तो इसको तय करने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है दोस्तों कोटा तय करने का कुल वैध मतों की संख्या बटे 2 + 1। अगर हम यहाँ माने कि कुल वैध मत 500 है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 250, 250 बराबर 250 + 1। कुल वैध मत मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के बाद में, राष्ट्रपति को वोट कर देने के बाद में जो अवैध मत होते हैं, जो वोट खराब हो जाते हैं, उनको निकालने के बाद में जो वैलिड वोट होते हैं, जो वैध मत होते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है और फिर उसमें 2 का भाग देके +1 करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम 500 कुल वैध मत मान रहे हैं तो इससे 2 से काटने पर ये 250 आ गया, 250 + 1 हो गया। यानी कि जो भी उम्मीदवार होगा उसको ये वोट प्राप्त करना होगा तभी वो विजयी होगा, अन्यथा वो विजय नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ किताबों में हमको ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि 51%, 51% गलत हो जाएगा मित्रों। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है 51% गलत होगा, क्योंकि देखो अगर हम 500 का 51% निकालते हैं तो मित्रों ये हो जाता है 255, जो कि गलत है एकदम। ये पूरा फॉर्मूला 51% वाला, उम्मीदवार को जीतने के लिए सिर्फ 250 + 1 वोट प्राप्त करना है, वो उम्मीदवार विजयी रहेगा। ठीक है मित्रों, और ये हो गई निश्चित कोटे की बात। ये एकल संक्रमणीय क्या होता है। एकल संक्रमणीय में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, आपको वरीयता क्रम में वोट करना है, वरीयता क्रम में वोट देना है। दूसरा, मत हस्तांतरित हो जाते हैं। आपको वरीयता क्रम में वोट करना है, ये हम अभी समझते हैं थोड़ी देर में, और मत हस्तांतरित हो जाते हैं, इसको भी हम आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 55 क्लोज 3 में ये सब विधि दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और यह चुनाव गुप्त होगा। यह चुनाव गुप्त होगा। गुप्त होगा मतलब
कोई दिखा नहीं सकता अपने वोट को कि मैंने इस उम्मीदवार को इस प्रकार से वोट किया है, इस उम्मीदवार को ये कर्म दिया है, इसको ये वरीयता दी है। इस प्रकार कोई दिखा नहीं सकता। अगर कोई निर्वाचक अपना वोट दिखाता है तो उसका वोट खराब हो जाएगा, खारिज माना जाएगा और उसको दोबारा से कोई मतपत्र भी नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये सब चीज़ें कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आराम से मैं साइड में होकर बोल रहा हूँ, आपको इन सब चीज़ों को लिख के रखना है और ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव होता है और किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का अर्थ क्या होता है। दूसरा, एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन में कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। अब हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं दोस्तों। ये है उम्मीदवार, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये उम्मीदवार है मित्रों और ये ABC, ये निर्वाचक है। ये निर्वाचक है, ये उम्मीदवार है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का जो मतपत्र होता है वो बना होता है, इसी के अनुसार उसको निर्वाचक को वोट करना होता है। अब जैसे मान लो A नंबर का व्यक्ति है, आएगा अपना वोट करेगा तो वो वोट अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। वरीयता क्रम, वरीयता मतलब वो उसको क्रम से वोट देना है। क्रम का मतलब वो इन उम्मीदवारों को किसी प्रकार की वरीयता दे सकता है, इन 4 में से नंबर दे सकता है। जैसे कि A नंबर का व्यक्ति कहता है कि मेरा 1 नंबर पे राष्ट्रपति होगा, 1 नंबर का। फिर कहता है अगर ये नहीं बने तो मेरी ओर से राष्ट्रपति ये बन जाए, ये उसको सेकंड पसंद करेगा। फिर कहता है अगर सेकंड भी नहीं बन पाता है किसी कारणवश तो मेरी ओर से ये बन जाए, और यदि कोई भी ना बने तो ये बन जाए लास्ट में। इसी प्रकार से B देगा कि ये मेरी सेकंड होगा, पसंद का आदमी है, ये मेरी फर्स्ट का है, ये मेरी थर्ड पसंद का आदमी है और ये मेरी फोर्थ पसंद का आदमी है। इसी प्रकार से C कहेगा ये मेरी थर्ड पसंद का आदमी है, ये मेरी फर्स्ट का है, ये मेरी सेकंड का है, अरे सारों ने फोर्थ दे दिया इसको, ये मेरी फोर्थ का है, ये मेरी सेकंड पसंद का आदमी है। इस प्रकार से वोट करना होता है। अब यहाँ पर वोट खारिज कैसे होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। वोट खारिज कैसे होते हैं, A नाम का उम्मीदवार आया और इसने फर्स्ट पसंद A को देनी चाहिए, लेकिन इसने गलती से ये फर्स्ट ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर ये तय नहीं हो रहा है कि ये फर्स्ट पसंद किसको देना चाह रहा है, 2 नंबर को देना चाह रहा है या फिर 1 नंबर को देना चाह रहा है, तो इसका ये वोट खराब हो जाएगा, इसको दोबारा से मतपत्र नहीं मिलेगा। हाँ, वो ऐसे लिख सकते हैं, इनको गणित के अंकों में ज़रूर लिख सकते हैं, ऐसे करके गणित के अंकों में ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन यूँ नहीं लिख सकते। एक कारण ये होता है वोट खराब होने का, वोट खारिज होने का। दूसरा कारण ये रहता है कि अगर कोई उम्मीदवार आया वो फर्स्ट इस प्रकार से नहीं भी लिखता है रोमन संख्या में, या फिर गणित में भी नहीं लिखता है, और वो ऐसे लिख देता है ये मेरी प्रथम पसंद है, ये मेरी तृतीय पसंद है, ये मेरी द्वितीय पसंद है और ये मेरी चतुर्थ पसंद है, तो भी उसका वोट खारिज हो जाएगा। अगर वो इस प्रकार से लिखता है प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ करके, अगर वो इस प्रकार से लिखता है तो उसका वोट खारिज हो जाएगा और दोबारा से उसको मतपत्र नहीं मिलेगा। तो ये सब कारण होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में मतपत्र खराब होने के, खारिज होने के। अब इसमें जीतता कैसा है उम्मीदवार, ये देखना अपने को। जैसे मित्रों हम यहाँ देखें, यहाँ पर जैसे हम मान सकते हैं आंकड़ा 100 का, कि कुल वेद मत 100 है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अगर हम ज़्यादा का आंकड़ा लेंगे तो उसमें समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव का जो ये प्रक्रिया है इसको समझना थोड़ा कठिन होता है।
तो हम यहाँ पर कुल वेद मत 100 मान रहे हैं, कुल वेद मत 100 मान रहे हैं। इसके अनुसार किसी भी उम्मीदवार को विजय होने के लिए 50+1 वोट प्राप्त करना है। ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि यहाँ पर ए नाम का जो 1 नंबर का जो उम्मीदवार है उसको 20 वोट मिले हैं और इसको 40 वोट मिले हैं और इसको 19 वोट मिले हैं और इसको 21 वोट मिले हैं। ठीक है, हो गया शायद ये 100 करके 20 40 60 और 40 ही हो गया, तो 100 हो गया। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने 50+1 का आंकड़ा प्राप्त नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ है। अगर ये आम चुनाव होता, लोकसभा का, विधानसभा का, किसी सरपंच का, तो यहाँ पर ये व्यक्ति जीत जाता। यानी 100 लोगों में से 60 लोगों ने इसको नापसंद किया है, 40 लोगों ने इसको पसंद किया है, फिर भी ये व्यक्ति इन 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये जो हमारा आम चुनाव होता है उसकी ये थोड़ी कमजोरी हम मान सकते हैं। जिसको 60 लोगों ने इनकार कर दिया, हटा दिया, बाहर निकाल दिया, वो 100 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको इतना तो आपको प्राप्त करना ही होगा। अब इसमें आगे क्या होगा मित्रों, जो सबसे कम वोट प्राप्त किया है, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, उसको हम बाहर निकाल देंगे और मत हस्तांतरित कर देंगे। यहाँ पर हमने भी पढ़ा था एकल संक्रमणीय के अंदर मत हस्तांतरित होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल देंगे और फिर ये देखेंगे कि अब इन तीनों में से कितने कितने व्यक्तियों ने इनको सेकंड पसंद पर रखा है। तो हम यहाँ पर माने कि जैसे जो 1 नंबर का उम्मीदवार है उसको 4 लोगों ने सेकंड पसंद पे रखा था, तो इसका कुल वोट हो जाएगा 24। यहाँ पर हम इसका देखें तो इसको कुल 11 लोगों ने सेकंड पसंद पर रखा था, तो इसका हो जाएगा 11 बराबर 51। यहाँ पर हम इसको देखें कि इसको 4 लोगों ने सेकंड पसंद पे रखा था, तो इसका हो जाएगा 4 करके प्लस 25। हमने ये जो वोट दिए ना 4 11 4, ये हमने इसके 19 वोटों को इनको बांट दिया और इसको बाहर कर दिया। इसके मत हमने इन तीनों को हस्तांतरित कर दिया 1 2 4 को और इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो 2 नंबर का उम्मीदवार है इसने 50+1 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर ये उम्मीदवार 2 नंबर का विजयी हो जाएगा। 2 नंबर का उम्मीदवार विजयी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। यदि इस सेकंड गणना के अंदर भी कोई उम्मीदवार विजयी नहीं होता है तो फिर वो आगे की गणना की जाएगी और यहाँ पर जिसने सबसे कम वोट प्राप्त किया है, जैसे 24 नंबर 1 नंबर के व्यक्ति ने सबसे कम वोट प्राप्त किया, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। फिर इन दोनों के अंदर ये देखेंगे कि इन दोनों को तीसरे नंबर पर कितने लोगों ने पसंद किया है, उसके अनुसार हम इसके वोट को ये वाले वोट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों के अंदर। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये और दूंगा कि अब तक कितनी महिलाएं ऐसी है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। तो मित्रों, हमको ध्यान में रखना है अब तक छह महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। ठीक है मित्रों, एक की बात करें हम तो श्रीमती कृष्ण
कुमार चटर्जी। दूसरी की बात करें हम, श्रीमती मनोहर होलकर। श्रीमती मनोहर होलकर। तीसरी महिला उम्मीदवार थी हमारी श्रीमती फूल चरण। श्रीमती फूल चरण कौर। चौथी महिला की हम बात करें, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और एक महिला थी श्रीमती मीरा कुमार। और एक महिला है यहाँ पर श्रीमती लक्ष्मी सहगल। अब तक इन 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। एक बार आप फिर से देख लीजिए किन किन महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है अब तक हमारे यहाँ पर 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी, श्रीमती मनोहर होलकर, श्रीमती फूलचरण कौर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती मीरा कुमार और श्रीमती लक्ष्मी सहगल। इन 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सा बन सकता है कि अब तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है? 6। अब तक इन 6 महिलाओं से कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता? तो वो होगी सिर्फ प्रतिभा पाटिल, एक महिला उम्मीदवार, एकमात्र महिला उम्मीदवार थी प्रतिभा पाटिल जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता। बाकी किसी भी महिला ने राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीता। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये आपको इन 6 महिलाओं का नाम याद में रखना अनिवार्य है। कौन कौन थी? श्री कृष्ण कुमार चटर्जी, श्रीमती मनोहर होलकर, श्रीमती फूलचरण कौर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती लक्ष्मी सहगल। ठीक है दोस्तों, ये था आज का अपना छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। फिर भी मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अब राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है, किस आधार पर दे सकता है, कब तक दे सकता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्ते।